आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे बायोलॉजिकल रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो सालों से दिमाग में घूम रहा है। वो ये कि आखिर क्यों कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला इंसानी मेटाबॉलिज्म की पूरी सच्चाई बताने में अक्सर फेल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़ी पहेली पर बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग दिन भर हाई कैलोरी खाना खाने के बाद भी बिल्कुल पतले रहते हैं, जबकि दूसरे लोग एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर रहने के बावजूद वजन बढ़ा लेते हैं? ये सच में एक ऐसी पहेली है जिसने लंबे समय से सभी को परेशान किया है। लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा रोचक है। एक तरफ तो वो पुराना थर्मोडायनामिक मॉडल है जो सीधे शब्दों में कहता है कि जितनी कैलोरीज अंदर गईं उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन बायोलॉजिकल रियलिटी इससे थोड़ी अलग है, जिसे हम होलोबायोंट मॉडल कहते हैं। ये मॉडल बताता है कि इंसानी शरीर और उसके पेट में मौजूद माइक्रोबायोम दोनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड मशीन की तरह काम करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे छुपे हुए वेरिएबल्स हैं जो असल में तय करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट या स्लो होगा। दरअसल हमारे पाचन तंत्र यानी गट में लगभग 100 ट्रिलियन, जी हाँ सही सुना आपने, 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये गट माइक्रोबायोम बिल्कुल एक अलग मेटाबॉलिक ऑर्गन की तरह काम करता है। ये उन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और पॉलीसैकेराइड्स को पचाता है जिन्हें हमारा शरीर अकेले पचा ही नहीं सकता, और आखिर में यही तय करता है कि जो खाना खाया गया है उससे कितनी एनर्जी निकाली जाएगी। अब अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के माइक्रोबायोम प्रोफाइल को देखें जिसका वजन ज्यादा है, तो वहां एक बड़ा पैटर्न दिखता है। उनके अंदर फर्मिक्यूट्स नाम के बैक्टीरिया में 20% का इजाफा देखा जाता है, जबकि बैक्टीरियोनेटियोज कम हो जाते हैं। ये फर्मिक्यूट्स ये बहुत ही कुशल कैलोरी होर्डर्स होते हैं, यानी ये खाने से लगभग हर एक कैलोरी को निचोड़ लेने में माहिर होते हैं। और इस 20% बदलाव का असर वो एक बेहद खास नंबर पर आकर रुकता है, 150। इन एक्स्ट्रा एफिमिक्यूट्स की वजह से बिल्कुल उसी सेम डाइट से हर रोज 150 एक्स्ट्रा कैलोरीज एब्जॉर्ब होती हैं। ये एक ऐसी इनविजिबल एनर्जी है जो हर दिन जमा होती रहती है और लॉन्ग टर्म में वजन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और चलिए अब इसकी सबसे दिलचस्प कड़ी को समझते हैं। हमारे शरीर में एक फैक्टर होता है जिसे FIF कहते हैं, जो फैट जमा होने से रोकता है। लेकिन ये कुशल गट माइक्रोब्स इस FIF को दबा देते हैं, यानी सप्रेस कर देते हैं। और जब FIF सप्रेस हो जाता है तो ब्लड से ट्राइग्लिसराइड सीधे फैट टिश्यू में जमा होने लगते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे फैट स्टोरेज के लिए किसी ने एक बड़ा सा दरवाजा पूरी तरह खोल दिया हो। तो अब यहाँ एक लाजिमी सा सवाल उठता है, अगर कुछ बैक्टीरिया कैलोरीज चुराकर वजन बढ़ाते हैं, तो क्या कुछ ऐसे सुपर हीरो बैक्टीरिया भी हैं जो लगातार हमें पतला रखने में मदद करते हैं? आइए उन माइक्रोबियल हीरोज के बारे में जानते हैं जो बॉडी को लीन यानी पतला बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ दो बेहद महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं जो इस पतलेपन की चाबी हैं। पहला है क्रिस्टन सिनेलेसे, जिसे हम एक अनुवांशिक या हेरिटेबल स्लिमिंग बैक्टीरिया कह सकते हैं, और दूसरा है अक्करमैंसिया मुस्सिनेफिला। ये दूसरा वाला एक म्यूकस पसंद करने वाला बैक्टीरिया है जो P9 प्रोटीन बनाता है और हमारी भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को जगाने का काम करता है। क्रिस्टन सेलेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका लगभग 30 से 60% हिस्सा सीधे हमारे जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, यानी पतलेपन की एक नेचुरल प्रवृत्ति जेनरेशंस के थ्रू आगे बढ़ती है। ये बैक्टीरिया हाई फैट डाइट लेने पर भी वजन बढ़ने से रोकता है और खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होता है ना कमाल की बात? वहीं दूसरी तरफ अकिरमैंशिया म्यूसिनेफिला हमारे गट की दीवार को और मजबूत बनाता है। ये वहाँ मौजूद म्यूसिन को खाकर जिंदा रहता है, लेकिन इसके बदले में PN नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है। ये प्रोटीन असल में गट और दिमाग के बीच एक ब्रिज का काम करता है और बहुत ज़रूरी हार्मोनल सिग्नल्स दिमाग तक पहुँचाता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा गट माइक्रोबायोम सिर्फ खाना नहीं पचाता, बल्कि ये गट ब्रेन एक्सिस का एक मुख्य संचालक है। ये डिसाइड करता है कि भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स कब निकलेंगे और उनकी सेंसिटिविटी कितनी होगी। यही वो कड़ी है जो बताती है कि हमारा पेट और हमारा दिमाग एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। कदम 1,
माइक्रोब्स डाइटरी फाइबर को फर्मेंट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स या SCFAs बनाते हैं। कदम 2, ये SCFAs आगे चलकर GPR41 और GPR43 रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं। और फिर आखिरी कदम, गट की L सेल्स GLP-1 और PYY जैसे सैटिस्फाइटी हार्मोन्स ब्लड में छोड़ती हैं, जो दिमाग को सिग्नल देते हैं कि बस अब पेट भर गया है। ये GLP-1 और PYY हार्मोन्स सच में गेम चेंजर्स हैं। इन्हें इंक्रेटिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये करते क्या हैं कि ये खाने की चाहत को कम कर देते हैं और पेट से खाना आगे बढ़ने की स्पीड को धीमा कर देते हैं। ये अंदरूनी सिग्नल्स इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि क्यों एक व्यक्ति जो सब कुछ खाता है वो नेचुरल तरीके से खाना जल्दी बंद कर देता है। उनका माइक्रोबायोम उन्हें सटीक समय पर रुकने का इशारा दे देता है। अब लॉन्ग टर्म एनर्जी बैलेंस को समझने के लिए लेप्टिन और ग्रेलिन के फर्क को देखना होगा। लेप्टिन फैट सेल्स से निकलता है और दिमाग को बताता है कि शरीर में पर्याप्त एनर्जी जमा है, जबकि ग्रेलिन एक भूख लगाने वाला हार्मोन है जो क्रेविंग्स बढ़ाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन के कारण शरीर में लेप्टिन रेजिस्टेंस आ जाती है और ग्रेलिन लगातार हाई रहता है, जिससे हमेशा खाने की तलब लगती रहती है। अब हम आते हैं एक बिल्कुल नए मुद्दे पर। मान लीजिए कैलोरीज अब्जॉर्ब हो गई और हार्मोन्स ने अपने सिग्नल्स भी दे दिए, लेकिन उसके बाद शरीर इस जमा हुई बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी को आखिर जलाता कैसे है? यही वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो फाइनल मेटाबॉलिज्म की इक्वेशन को बैलेंस करता है। देखिए, हमारा शरीर 4 मुख्य तरीकों से एनर्जी खर्च करता है। पहला है बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR, जो बेसिक जिंदा रहने के फंक्शंस के लिए चाहिए। दूसरा है नीट, यानी बिना वर्कआउट किए दिन भर की छोटी मोटी हरकतें। तीसरा है खाना पचाने में लगने वाली एनर्जी। और चौथा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू द्वारा उत्पन्न की गई हीट। और इनमें से एक फैक्टर ऐसा है जो अलग अलग लोगों में जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है। और वो फैक्टर समझाने के लिए यहाँ एक हैरान कर देने वाला नंबर सामने आता है, 2000। सिर्फ और सिर्फ नीट, जिसमें कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाना, चलते फिरते रहना या आम रोजमर्रा के छोटे काम शामिल हैं, ये अकेला फैक्टर लोगों के बीच हर दिन 2000 किलो कैलोरीज तक का अंतर पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। जो लोग नेचुरली पतले रहते हैं उनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज को जलाने के लिए ये नीट अपने आप बढ़ जाता है। ये लगातार हिलना डुलना कोई प्लान करके किया गया काम नहीं है। ये ऑरेक्सिन जैसे दिमागी फैक्टर्स द्वारा चलाया गया एक जैविक डिफेंस मैकेनिज्म है जो फैट को जमा होने से रोकता है। बदकिस्मती से मोटापे के शिकार लोगों में इस मैकेनिज्म का अक्सर अभाव होता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म का एक और ज़बरदस्त हिस्सा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जिसे शॉर्ट में बैट कहते हैं। इसे आप एक फैट बर्निंग भट्ठी के रूप में सोच सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है। जो लोग लीन होते हैं उनमें इस सुपर एक्टिव टिश्यू की मात्रा और इसका असर दोनों ही कहीं ज्यादा होते हैं। तो अगर हम इन सारे क्लूज को एक साथ जोड़कर देखें तो एक लीन फिनोटाइप प्रोफाइल तैयार होता है। इसमें शामिल है गट में अलग अलग तरह के माइक्रोब्स की वैरायटी, क्रिस्टेंसिनेला 6 और एकमांशिया की मौजूदगी, फैट बर्निंग SCFA और GLP-1 हार्मोन का बेहतर सिग्नलिंग और NEAT और BAT के जरिए एक जबरदस्त कैलोरी बर्निंग सिस्टम। साफ है कि पतलापन केवल डाइट पर कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर पतला होना काफ़ी हद तक हमारे इनहेरिटेड माइक्रोबायोम और अनकॉन्शियस कैलोरी बर्निंग क्षमता पर निर्भर करता है, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम डाइटिंग के उन पुराने रूल्स को कम्प्लीटली बदल दें? ये डीप डाइव हमें ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को एक बिल्कुल नए और कहीं ज़्यादा गहरे नज़रिए से देखने पर मजबूर ज़रूर करती है। आशा